तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में अब देखो, जब अगर हम जेनेटिक्स में पढ़ें इसको, तो जेनेटिक्स में माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एक अलग टॉपिक है, डिटेल में पढ़ा जाता है। यहाँ पर इसको डिटेल में तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन जितना ज़रूरी है पेडिग्री के हिसाब से उतना ज़रूर पढ़ लेंगे। ये बात सबको पता होगी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तब जाइगोट बनता है, उससे आगे जाके फिर पूरा का पूरा कोई इंडिविजुअल डेवलप होता है। ठीक है, तो जो मेल गैमेट है यानी कि जो स्पर्म है उसमें केवल न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म कंटेंट बहुत कम रहता है। और जो फीमेल है उसमें जो एग होगा उसमें न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म भी होगा, यानी कि और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब क्या है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपने कुछ इन्फॉर्मेशन है जो न्यूक्लियस से अलग हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो न्यूक्लियस नहीं बना सकता है। ठीक है, होते वो मेल फीमेल दोनों में हैं, लेकिन उन इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करेगा कौन, मेल या फीमेल या दोनों? तो दोनों इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मेल जो गैमेट बनाता है, जो स्पर्म बनाता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, उसमें केवल न्यूक्लियस होगा, बहुत बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा, ना के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट में। एग जो होगा उसमें साइटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस के साथ, इसीलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रियाज भी होंगे। यानी कि अगर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हमें माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स पहुंचाने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल पहुंचाना है, तो उसको कौन पहुंचाएगा? मदर पहुंचेगी। यानी कि मदर से ही आगे सन हो या डॉटर हो, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल पहुंचता है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को पहचानना भी काफ़ी ईजी रहता है। सीधे सीधे पेडिग्री से बात कर लेता हूँ मैं। मान लिया एक फीमेल है, एक मेल है, उनके ये प्रोजेनी है, एक सन मान लिया, एक डॉटर मान ली, एक डॉटर मान लिया, एक सन है, मान लिया एक और सन है। मदर में डिजीज़ है, इन सब में डिजीज़ है। अगर इस सन की हम लोग मैरिज कराएं किसी एक ऐसी फीमेल से जिनमें डिसऑर्डर नहीं है और उनके प्रोजेनी जो हों उनमें भी डिसऑर्डर ना हो, तो क्या ये कंडीशन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखो, अगर माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की वजह से डिसीज़ आ रही होगी तो वो डिजीज़ हर उस इंडिविजुअल में होगी जिसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। अब अगर डिजीज्ड जीन फीमेल के पास में है तो फीमेल क्या करेगी? जिस टाइम पे वो एग फॉर्मेशन करेगी, जिस टाइम पे वो फीमेल गैमेट बनाएगी, उस टाइम पे उसके एग में न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ उसका जीन भी होगा जिसकी वजह से डिसऑर्डर आ रहा है। तो अगर फीमेल में डिजीज़ है तो जो गैमेट वो बनाएगी उस गैमेट में भी वो जीन प्रेजेंट होंगे, वो एलील्स प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से डिजीज़ हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब जितने भी आगे प्रोजेनी डेवलप होंगे इस फीमेल से, उन सबके पास में एग के थ्रू वही माइटोकॉन्ड्रियल एलील पहुंचेगा जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। तो क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि फीमेल के पास में एक ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें डिजीज्ड एलील है और वो इसको आगे पास कर रही है और उनके किसी बच्चे में डिजीज़ ना दिखे? तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र करती है आगे नेक्स्ट जनरेशन में अपने बच्चों के पास में। तो अगर फीमेल में डिसऑर्डर है तो उनके सब बच्चों में माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा और वहाँ भी डिसऑर्डर क्रिएट कराएगा। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि क्या ये पेडिग्री माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है? तो अगर हम इतनी सी बात देखें तो उससे भी हमें लग रहा है कि हाँ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो सकता है, क्योंकि मदर में डिजीज़ है, बाकी सारे बच्चों में भी डिजीज़ है। लेकिन ये केस और में भी पॉसिबल है कि किसी और केस में ये चीज़ हो सकता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में ये पेडिग्री, इतनी पेडिग्री प्रूव हो जाए। लेकिन जो ये नेक्स्ट इसमें पेडिग्री जोड़ी गई है, यानी कि अगर इस डिजीज्ड फीमेल के
डिजीज़ सन के साथ में हमने मैरिज कराई एक ऐसी फीमेल की जिसमें डिजीज़ नहीं है, तो उनसे आने वाली किसी भी प्रोजेनी में डिजीज़ नहीं है। यानी कि मेल या फादर डिजीज्ड है, फिर भी उनके किसी भी सन या डॉटर में डिजीज़ नहीं है। तो ये केस तो केवल तभी पॉसिबल है जब कंडीशन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की चल रही हो। देखो, क्योंकि जब मदर को डिजीज़ थी तो सब बच्चों को डिजीज़ थी, क्योंकि उन सब बच्चों के पास में माइटोकॉन्ड्रिया उसकी मदर से ही आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि इन तीनों की जो मदर है उसमें डिजीज़ नहीं है, यानी कि उसके पास में कोई ऐसा माइटोकॉन्ड्रियल जीन नहीं है जो डिजीज़ कॉज करा, तो इनके सारे बच्चों में डिजीज़ नहीं दिख रही है, जबकि उनके फादर में डिजीज़ है। यानी कि फादर से आगे इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है। और ऐसा केस तो केवल तभी पॉसिबल है जब माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो, कि किसी में भी डिजीज़ ना दिखे। इसीलिए सबसे आसान तरीका माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को चेक करने का ये है कि अगर फीमेल में डिजीज़ होगी तो उसके सारे प्रोजेनी में डिजीज़ होगी, चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर हो। लेकिन अगर किसी मेल में डिजीज़ है और उसकी मैरिज किसी एक ऐसी फीमेल से होती है जिनमें डिजीज़ नहीं दिख रही है, और उसके बाद सारे के सारे प्रोजेनी नॉर्मल दिखें, तो इसका मतलब ये डिज़ीज़ जो है ये मदर से ट्रांसफ़र हो रही होगी। और अगर मदर में नहीं है तो किसी बच्चे में भी नहीं है। इसका मतलब कि मेल के डिजीज़्ड होने के बाद भी बच्चों में डिजीज़ नहीं दिखी है, क्योंकि फीमेल नॉर्मल है। इसका मतलब ये कंडीशन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही है कि जब फीमेल डिजीज़ तो सारे डिजीज़, फीमेल नॉर्मल तो सारे नॉर्मल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेल नॉर्मल है या मेल डिजीज़्ड है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ तुम लोग को कि जब मेल में स्पर्म बनता है, ठीक, तो कुछ रफली देखा जाए तो इस तरीके का है स्पर्म, और फीमेल में जब एग बनेगा तो वो इस तरीके का कुछ है। ठीक है, हालांकि स्पर्म की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है, फिर भी समझने के हिसाब से हम बना सकते हैं। एग में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, साथ में साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म के साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। लेकिन जो स्पर्म है उसमें क्या होगा, जब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन का टॉपिक क्लास में, तो हम उसमें देखते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब से इतनी ज़रूरत नहीं है। बस इतना देखो कि जो स्पर्म का या जो मेल गैमीट का माइटोकॉन्ड्रिया है, वो डेवलपमेंट, जब स्पर्म डेवलप होता है, मैच्योर होता है, उस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया डिग्रेडेशन में चला जाता है। और कौन सा डिग्रेडेशन होता है इसका, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन क्या है। जब हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल, तब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन को। यानी कि प्रोटियोसोम हमारे सेल के अंदर, प्रोटियोसोम हमारे, अगर ये मान लिया सेल है तो इसके अंदर एक इस टाइप का कुछ एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं प्रोटियोसोम। तो जिस भी प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन एक प्रोटीन ऐड रहती है, वो प्रोटीन इसके अंदर जाती है प्रोटियोसोम के, और यहाँ से फिर वो ब्रेक होकर बाहर निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। तो इसके लिए क्या है कि जिस प्रोटीन को हमें डिग्रेड कराना, उस प्रोटीन के ऊपर एक छोटा सा प्रोटीन है यूबिक्विटिन, उसको ऐड करा दो। यानी कि अगर हमारी सेल के अंदर हज़ारों लाखों प्रोटीन घूम रहे हैं, तो कैसे पता चले कि किसको डिग्रेड कराना है, किसको डिग्रेड नहीं कराना, तो उसके ऊपर कोई टैग लगा दो या कोई झंडा गाड़ दो उसके ऊपर। तो ये यूबिक्विटिन जो है ये एक टैग, एक झंडे की तरह काम करता है कि जिस प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन हमने लगा दिया, झंडा गाड़ दिया, इसका मतलब ये प्रोटीन हमारे काम का नहीं है, इसको ख़त्म करो। तो वो ख़त्म कहाँ होगा, प्रोटियोसोम में जाकर। तो ये प्रोटियोसोम है कुछ ऐसा, डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ आती हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो स्पर्म जब मैच्योर होता है तो उसके अंदर में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, साइटोप्लाज्म का बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सर्टोली सेल्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं। टेस्टिस के अंदर हम लोग देखते हैं, कभी पढ़ेंगे तो बताएंगे, अगर मौका मिला हमें वीडियो लेक्चर डालने का रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये एग है, ये स्पर्म है। ठीक है, तो जब फ्यूज़न होगा और जाइगोट बनेगा 2n, तो इसके पास में इस स्पर्म से तो केवल न्यूक्लियस आया, यानी केवल
डीएनए या जेनेटिक मटेरियल आया, लेकिन इस फीमेल से इसके पास में न्यूक्लियस भी आया और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी आया है। तो अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिजीज्ड एलील होगा तो वो इससे आगे जाइगोट में ट्रांसफ़र होगा। अब ये मेल बनता है फीमेल बनता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुद्दा ये है कि इस जाइगोट के पास में माइटोकॉन्ड्रिया आया है मदर से, फादर से नहीं आया, स्पर्म के थ्रू नहीं आया। तो अगर मदर में डिजीज़ होगी तो इस जाइगोट में डिजीज़ आएगी। अब वो जाइगोट मेल बने फीमेल बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिजीज़ होगी ही होगी। अगर ये नॉर्मल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेल है फीमेल है, डिजीज़ होगी ही नहीं। ठीक है, फादर के ऊपर डिजीज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइटोकॉन्ड्रिया दे भी नहीं रहा। फादर के पास डिजीज़ ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहा। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में केवल किसका रोल है? मदर का, कि मदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेज रही है अपने प्रोजेनी में अदर देन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के पास इन्फॉर्मेशन है उसके वो तो भेज ही रही है, साथ में वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेज रही है अपने प्रोजेनी के पास में। माँ का प्यार है, पिताजी नहीं दे रहे अपनी एक्स्ट्रा एलील, लेकिन मदर दे रही है माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में। ठीक है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का केस। ओके, तो एक बार अगर मैं को समराइज़ करूं तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपने अलग जीन होते हैं। अगर हम अपनी सेल को देखें तो सेल के पास में हमारे पास दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, एक तो वो जो न्यूक्लियस के पास में है, एक वो जो न्यूक्लियस के बाहर है। न्यूक्लियस के पास में कौन सा है? जो हमारे वही 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स हैं। और जो न्यूक्लियस के बाहर है वो कौन सी है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने पास में भी कुछ जेनेटिक मटेरियल है, कुछ प्रोटीन्स वो अपने बनाता है। बोलते हैं कुछ सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये अपने कुछ अपने फंक्शन के लिए कुछ प्रोटीन से खुद बनाता है, कुछ के लिए ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो ये भी आगे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो किसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स को आगे पहुँचाए? तो जिम्मेदारी दी गई फीमेल को, मदर को, कि वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास से अपनी प्रोजेनी में पहुँचाए। उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए ये किया गया कि जब मदर अपने एग का फॉर्मेशन करती है, अपने फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, तो उस टाइम में वो साइटोप्लाज्म को रखती है जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके पास में रहेगा। तो जब स्पर्म के साथ फ्यूज़न होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आगे जाइगोट में उसके प्रोजेनी में जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते भी हैं कि जो एग का साइज है इसलिए बड़ा रखा भी जाता है। स्पर्म एग के कंपैरिजन में बहुत स्मॉलर साइज में, बहुत माइन्यूट साइज में होता है। एग का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है कंपैरेटिवली स्पर्म के। क्यों? क्योंकि फीमेल को साइटोप्लाज्म भी साथ में लेके जाना है, फीमेल को माइटोकॉन्ड्रिया भी साथ में लेके जाना है आगे। ठीक है, तो अगर फीमेल में डिजीज़ होगी तो उसके हर बच्चे में डिजीज़ होना बिल्कुल पक्की बात है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर फीमेल में डिजीज़ नहीं है तो मदर में डिजीज़ हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे किसी बच्चे में डिजीज़ नहीं दिखेगी। ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का सबसे आसान तरीका पता करने का है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें वो डिग्रेडेशन में चला जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तो स्पर्म के पास में केवल न्यूक्लियस रहेगा, उसके पास में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। फीमेल के पास जो एग होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो जब फ्यूज़न होगा तो उसके जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया मदर से मिलेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मदर के पास में होगी वही उसके बच्चों के पास में आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो मदर के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर कि डिसीज़ बच्चों में होगी नहीं होगी। मदर में डिजीज़ है तो सब में होगी, मदर में नहीं है तो कैसे में नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फादर में डिजीज़ थी या फादर में डिजीज़ नहीं थी। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या किया है? अब हमने पेडिग्री का बेसिक देख लिया, हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट देख लिया, हमने ऑटोसोमल रिसेसिव देख लिया, हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देख लिया, हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव देख लिया, हमने वाई लिंक्ड देख लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रियल भी देख लिया। सबके बारे में चीज़ें हैं। वीडियोस को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं थी। थोड़े पार्ट्स ज़्यादा बनाए क्योंकि बहुत लंबी पार्ट्स बनाने में प्रॉब्लम रहता है, अपलोड करने में भी दिक्कत रहती है, और इतना लंबा लेक्चर एक साथ देखने में भी प्रॉब्लम रहती है। छोटे छोटे पार्ट है, जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, और जब भी देखो तो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, कमेंट भी करो, बताओ कैसा क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ ख़राब लगी। कुछ चीज़ अगर इम्प्रूव हो सकती है तो मुझे वो बताओ आप लोग। अगर आप मुझे बताओगे कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसको इम्प्रूव करेंगे, इससे आपका ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे हिसाब से मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, जो क्लासरूम में पढ़ाता हूँ उस लेवल का तो मैं यहाँ पे पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। ये सब रिकॉर्डिंग का मेरे को आदत नहीं है, मेरे को सीधा क्लासरूम में जाके लेक्चर देने का आदत है।
यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करने की इन्फॉर्मेशन, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचती रहे तो ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे बताओ कि इसमें ये चीज़ चेंज हो सकती है या फिर इसको और हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। व्यूज़ मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं काफ़ी, लेकिन उसके कंपैरिजन में सब्सक्राइब या लाइक्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ये करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो मैं आगे फिर और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। और यकीन मानिए इस चैनल पे आपको हमेशा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही मिलेंगी। अभी पहली स्टार्टिंग है तो हो सकता है वीडियोस थोड़ा अच्छे तरीके से आपको नहीं मिल रही हो, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहता है, आप लोग साथ चलते हो, तो फिर आगे फिर चीज़ें इंप्रूव भी करूँगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो शेयर भी करो फ्रेंड्स के साथ में अगर आपको लगता है कि सही है, देखने लायक है, आगे पहुँचाने लायक है, तो अपने दोस्तों को भी दो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी करो, मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, तो मेरे लिए सही है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और मुझे आगे मोटिवेशन मिलेगा। तो क्योंकि इस चैनल पे फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ जो अवेलेबल होंगी वो तभी तक हैं जब तक ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। उसके बाद में क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इतनी फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं आएंगी। तो जब तक के पास टाइम है तब तक मुझे मोटिवेट करते रहोगे तो मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ अच्छी बड़ी बड़ी पेडिग्रीज सॉल्व करेंगे। तो इतना देखने के बाद में अब सारी पेडिग्रीज को अब सॉल्व करना मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम पेडिग्री के CSR के आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो नहीं आए हैं, लेकिन पेडिग्री काफ़ी अच्छी है कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए।